अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में जो सेकंड टेस्ट हुआ है, जो टेस्ट सेशन हमारा चल रहा है फिजिक्स क्लास 11 का सेकंड चैप्टर फोर्स एंड मोशन का, ये टेस्ट हुआ है अभी रिसेंटली। उसका सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में कि कौन से एमसीक्यू का कौन सा आंसर करेक्ट था, और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस भी देखेंगे जो आए हुए थे पेपर में, उनके आंसर्स देखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आपने देखना है कि आपके कितने नंबर बनते हैं, ठीक है। और ईमानदारी से आपने कमेंट में अपने नंबर भी बताने हैं कि मेरे इतने नंबर बने हैं 35 में से, ठीक है। टोटल जो पेपर के नंबर थे वो 35 थे। तो सबसे पहले एमसीक्यूज पे चलते हैं। एस आई यूनिट ऑफ इम्पल्स इज। अब इम्पल्स का यूनिट वही है जो मोमेंटम का है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या दूसरा न्यूटन सेकंड। तो यहाँ किलोग्राम मीटर पर सेकंड तो था नहीं, तो न्यूटन सेकंड ही था। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट, पहला एमसीक्यू सी करेक्ट है, ठीक है जी। सी अगर आपने लगाया हुआ है तो एक नंबर आपका हो चुका है। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज मैक्सिमम इफ दे आर। अब देखें क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम आंसर कब देगा, जब दो वेक्टर आपस में क्या होंगे। अब क्रॉस प्रोडक्ट की इक्वेशन क्या है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। ए बी साइन थीटा। अगर परपेंडिकुलर होंगे ना, मतलब एंगल 90 होगा, साइन 91 हो जाएगा, तो मैक्सिमम आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कहाँ पे है जी, ए पे है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। दूसरे अगर आपने ए लगाया तो आपके दो नंबर हो गए। द एक्सेलरेशन एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो जब जब हम प्रोजेक्टाइल थ्रो करते हैं, तो जब वो टॉप पे होती है, ये टॉप होती है ट्रेजेक्ट्री, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ ऐसा होता है। तो यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। यहाँ पे अब देखें बॉडी एयर में है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कि ऑलवेज एक डाउनवर्ड, और वो जी जी के इक्वल होता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। तो जी वाला आंसर सी पे है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपने सी लगाया हुआ है तो तीन नंबर हो गए हैं आपके। उसके बाद रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर विच एंगल। कौन सा पेयर एंगल का है जिसमें ना रेंज सेम होगी। देखिए ये एक ट्रिक है, मैंने आपको ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन लेक्चर भी ये समझाया हुआ है। ऐसा जब भी कोई एमसीक्यू आएगा ना कि कौन से पेयर ऑफ एंगल पर रेंज का आंसर सेम आएगा, तो आपने ना वो देख लेना है कि जिन एंगल्स का सम, दो पेयर का सम 90 आ रहा है ना, वो आंसर करेक्ट होगा। अब 0 + 45 तो 90 नहीं है, ये दोनों प्लस करें तो 90 आएगा, ये प्लस करें तो 75, ये प्लस करें तो 70, नहीं ये तो बनेगा 105। तो बी वाला ऑप्शन है जहाँ 90 आ रहा है, तो बस ये आपने करेक्ट लगा लेना, ठीक है। ये ट्रिक याद रख लें, जिन एंगल्स का सम 90 होगा वो सेम आंसर देंगे रेंज पे, ठीक है। अब रेंज का फार्मूला आर इज इक्वल टू वी आई स्केयर ओवर जी साइन 2 थीटा। तो साइन 2 × 35 करें, 2 × 55 करें, जो आंसर बनेगा ना उसका साइन एंगल लेंगे ना, सेम आंसर है। मैं आपको करके भी दिखा रहा हूँ। आर इज इक्वल टू वी आई स्केयर ओवर जी साइन 2 थीटा, यही फार्मूला है। अब वहां पे जो हमारे पास ये वी आई स्केयर ओवर जी, तो समझिए ये ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। अब देखना यहाँ पे आंसर सेम आएगा। हमारा जो ऑप्शन है ना 35 × 55, ये वाला पेयर जो है ना करेक्ट आया ना। अब 2 × 35 साइन 70, 2 × 55 साइन 110 हो जाएगा। तो साइन 70 और साइन 110 देखिए सेम आंसर देंगे। साइन आई थिंक कैलकुलेटर ये ठीक हो गया। साइन 70 देखिए 0.93, यही साइन 110 का आंसर भी आएगा। 110 साइन 110 लिए, देखिए फिर वही आंसर है, ठीक है। तो बस आप ये ट्रिक की याद रख लें कि जिनको जमा करने से 90 आ गया ना, बस मैंने वहां टिक लगा देना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन आर वैलिड ओनली व्हेन। तीन इक्वेशन मोशन कब वैलिड होती हैं, जब मोशन सर्कल में होगी, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होगा, एक्सेलरेशन वेरी कर रहा होगा कॉन्स्टेंटली, या यूनिफॉर्म कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, मोशन लीनियर होगी। तो ये जो है ना, ये लाइन है बुक की, मैंने अंडरलाइन भी कराई हुई है। ये देखिए मैंने अंडरलाइन कराई हुई है, दीज इक्वेशन ऑफ मोशंस आर अप्लाइड टू दोज ऑब्जेक्ट व्हिच आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो यही वो लाइन आई हुई थी एमसीक्यू में, ठीक है। ये मैं एमसीक्यू लगवाता हूँ ना हर चैप्टर के अंदर से, मैंने हर चैप्टर की वीडियो बनाई हुई है कि चैप्टर के अंदर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। वो वीडियो देखा करें, बहुत यूजफुल है। अब मैंने जो है ना वो पूरी बुक की एक वीडियो बना ली है, पूरी बुक से कौन कौन से
एमसीक्यूज और कौन कौन से एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर के अंदर से बन सकते हैं इंपॉर्टेंट है, वो वीडियो आप लाजमी देखिएगा, ठीक है। वो उस वीडियो से देखने से आपको इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा, वो आपके एंट्री टेस्ट के लिए भी एमसीक्यू काम आएंगे और ये बोर्ड एग्जाम के लिए तो काम आएंगे ही। तो इसलिए पांचवें एमसीक्यू का आंसर ना आप डी लगा लें, ठीक है, डी आंसर ठीक है। मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, प्रोजेक्टाइल मोशन डेफिनेशन में लिखा हुआ है, ये 2 डायमेंशनल मोशन है, तो ये छठे का बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए का अगर हम सेल्फ प्रोडक्ट लें, स्केलर प्रोडक्ट हो, तो हमने पढ़ा हुआ वो स्केयर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड होता है, ए स्केयर, तो ये 7 का ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। ये देखिए, सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू स्केयर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, तो वो ए स्केयर, स्केयर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड है। तो सातवें का तो ए हो गया, तो अब आठवां देखते हैं, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विद इटसेल्फ हैज अ मैग्नीट्यूड। पहले है सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट, लेकिन अब क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम सेल्फ लें, देखिए सेल्फ प्रोडक्ट में ना एंगल जीरो होता है, तो कॉस जीरो तो 1 हो जाता है, तो इसलिए वो ए स्केयर आ गया। लेकिन ये अगर क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना, तो ए क्रॉस ए, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में जब आप सेल्फ लेंगे, ए क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या आएगा, ए साइन थीटा, ठीक है, लेकिन सेल्फ में एंगल जीरो है क्योंकि दोनों सेम वेक्टर है, तो ए स्क्वायर इंटू साइन जीरो, साइन जीरो जीरो होता है, तो ए स्क्वायर जीरो से मल्टीप्लाई होकर ना हमें जीरो आंसर देगा। तो सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट तो ए स्क्वायर के इक्वल आएगा, लेकिन सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगा, ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आठवें का आखिरी एमसीक्यूज है, अब फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, 10 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है एक बॉडी के ऊपर, उसका मास 1 किलोग्राम है और टाइम कितने के लिए एक्ट कर रही है, 5 सेकंड के लिए एक्ट कर रही है, और उसकी वजह से उसमें जो डिस्टेंस कवर हो रहा है ना बॉडी में फोर्स की वजह से, वो 10 मीटर है, तो चेंज इन मोमेंटम निकालें। उसके बाद ये ना गिवन डाटा में देखिए, फोर्स हमें 10 न्यूटन दे दी गई है, टाइम इसका 5 सेकंड दिया गया है, एस डिस्टेंस हमें 10 मीटर दे दिया गया, उसने कहा कि बॉडी का मास 1 किलोग्राम है, चेंज इन मोमेंटम हमने फाइंड करना है। अब देखिए चेंज इन मोमेंटम का ये जो फार्मूला है ना, यहाँ पे जो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम हमने पढ़ा था कि एफ क्रॉस टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम है, पी एफ माइनस पी आई, ये तो हमने फाइंड करना है। तो अब एफ कितना है, वो 10 है, और टी कितना है, वो 5 है, वो चेंज इन मोमेंटम ये तो हमने फाइंड करना है, इसको तो हम छेड़ ही नहीं सकते, ठीक है। अब ना हमने चेंज इन मोमेंटम चूंकि फाइंड करना, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 ये हो जाएगा 50 न्यूटन सेकंड, चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो दो चीजें दी हुई है ना, डिस्टेंस और मास, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। आपने बस अपने फार्मूले पे फोकस करना है, जो डाटा आपको रिक्वायर है आपने बस वो उठा लेना है, इन दोनों को आपने स्किप कर देना है, तो इसका आंसर आएगा 50 न्यूटन सेकंड। तो इसलिए एमसीक्यू नंबर 9 का आंसर है 50 न्यूटन सेकंड, डी ऑप्शन करेक्ट है। अब ये 9 के 9 मैंने एमसीक्यूज की आपको बता दी है। अब आपने देखना है, अगर आपके 9 के 9 एमसीक्यू ठीक है, तो समझिए आपको एमसीक्यू सॉल्व करने का कुछ तरीका आ गया है, इंशाल्लाह बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करने के काबिल हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद एक पिछला जो हमारा टेस्ट था ना, यूनिट 1 मेजरमेंट वाले चैप्टर का टेस्ट था, उसमें एक एमसीक्यू का जो आंसर है ना, वो मैं गलत बता बैठा था। डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻20 बता दिया था मैंने, वो -20 नहीं है, वो -14 वाला करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, उसको आपने करेक्ट करना है, डायमीटर न्यूक्लियस का 10⁻14 करेक्ट है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, डज द मूविंग ऑब्जेक्ट हैव इम्पल्स एक्सप्लेन। अब ये आया कहाँ से है, ये इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन जो चैप्टर के अंदर से एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन है ना, वो आया, मैं आपको दिखाता भी हूँ ये आया कहाँ से, उसका आंसर क्या है वो भी बता देता हूँ। ये आया हुआ, कैन अ मूविंग ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस इम्पल्स, ये बुक का पेज नंबर है 35, यहाँ से आया हुआ है। इसमें ना एक तो आपने सबसे पहले लिखना ये था कि इम्पल्स का फार्मूला क्या है, हमने पढ़ा हुआ इम्पल्स जो है ना, वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होती है, ठीक है, आई इज इक्वल टू डेल पी। अब मोमेंटम का क्या फार्मूला है, एम वी पी इज इक्वल टू एम वी है ना, तो एम डेल वी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उस सूरत में इम्पल्स जीरो होता है। कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब है कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो डेल वी जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो एम इंटू जीरो, तो इम्पल्स हमारे पास आएगी जीरो, ठीक है। तो इम्पल्स जीरो कब होती है, अगर तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लेकिन वो मूव ऐसे कर रहा है कि वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इम्पल्स नहीं होता। लेकिन उसे पूछा कि क्या फिर हो सकता है, जी हो सकता है। वो कब हो सकता है, अगर ऑब्जेक्ट मूव करे विद वेरिएबल वेलोसिटी, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करेगा ना, मतलब एक्सेलरेट कर रहा होगा, वेरिएबल वेलोसिटी का यही मतलब है ना, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटिंग, तो फिर ऑब्जेक्ट फिर डेल्टा वी जीरो नहीं होगा, तो उस सूरत में हमारे पास इम्पल्स आएगा एम डेल वी, ठीक है। तो हम लिखेंगे यस, अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन हैव इम्पल्स इफ इट इज एक्सेलरेटिंग और मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है।
तो ये साथ में अगर आपने ये लिख दिया ना, ये ऐसे करके मैथमेटिकली भी वेरीफाई कर दिया, तो आपके 2 नंबर पूरे हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। इनके ना सिर्फ फार्मूले लिखने थे। तो टाइम का फार्मूला क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट 2 VI साइन थीटा ओवर जी, ठीक है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला है। दूसरा हाइट का आया हुआ था, हाइट H इज इक्वल टू हमने निकाला था VI स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2G। ये 2 फार्मूले अगर आपने लिख लिए हैं, दोनों ठीक लिखे हुए हैं, तो आपके 2 नंबर यहाँ पे भी। तीसरा सवाल है, डिस्क्राइब ब्रीफली द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि एयर रेजिस्टेंस की वजह से रेंज क्या होती है, डिक्रीज। तो ये वो क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस विल डिक्रीजेस द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। स्टार्ट में अगर आप ये लिख देंगे ना, तो उसको मेन बात एग्जामिनर को पता लग जाएगी कि प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है ना, वो डिक्रीज होनी है। वो स्टूडेंट को पता है कि डिक्रीज होनी है, वो यहीं से समझ जाएगा ये क्वेश्चन ठीक है। बाकी रेंज का अगर फार्मूला लिख देंगे, तो R इज इक्वल टू VI स्क्वायर ओवर G साइन 2 थीटा, ये फार्मूला अगर आप लिख देंगे तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये रेंज का फार्मूला लिख देंगे वहां पे, और साथ में ये बता देंगे कि अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो बॉडी ने यहाँ जाना था, लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस आ गई तो रेंज थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये अगर आपने यूं लिखा हुआ है तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। डायग्राम अगर नहीं भी बनाई तो कोई बात नहीं, 2 नंबर मिल जाएंगे। बाकी अगर ये चीज बुरी है, डिक्रीज भी लिखा हुआ है, रेंज का फार्मूला भी आ गया है, तो बाकी एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन इट इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। एक्सरसाइज से क्वेश्चन था ये भी, R इज इक्वल टू VI स्क्वायर ओवर G साइन 2 थीटा फार्मूला लिख लेंगे। रेंज मैक्सिमम होगी जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा, वह साइन 2 थीटा का आंसर 1 आएगा। तो साइन 2 थीटा का आंसर 1 लाना है, तो साइन 2 थीटा को 1 के इक्वल पुट करेंगे, 2 थीटा साइन उधर जाके साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स 1 90 को 2 पे डिवाइड किया 45। अब ये 45 पुट कराएंगे ना, तो आप देखेंगे कि वाकई रेंज मैक्सिमम आएगी, क्योंकि फार्मूला ही उसका ऐसा है ना, साइन 2 थीटा 2 इंटू 45 साइन 90 1 हो जाएगा, तो रेंज मैक्सिमम आ जाएगी VI स्क्वायर ओवर G। तो अगर आपने यूं ही सॉल्व किया हुआ है तो 2 नंबर आपके मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चन 5 है, डिफाइन इम्पल्स शो हाउ इट इज रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम। ये भी एक्सरसाइज से था। तो ये इम्पल्स की डेफिनेशन लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। इम्पल्स का फार्मूला लिखें, इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है, ठीक है, ये प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपने ऐसे किया हुआ है तो आपको 2 नंबर मिल गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफरेंशिएट बिटवीन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक क्लूजन। ये भी एक्सरसाइज है। A collision in which the kinetic energy and momentum of system are conserved is called elastic collision. Collision of among the gas molecule of an ideal gas। अगर डेफिनेशन और एग्जांपल लिखी हुई है आपने, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। दोनों तरफ एग्जांपल और डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। डेफिनेशन और एग्जांपल लिखने का भी 1 नंबर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 800 मीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो कह रहे हैं ना 800 रेंज है प्रोजेक्टाइल की, तो कितनी हाइट पे वो जाएगा अगर एंगल 60 डिग्री हो। ये भी एक्सरसाइज से था। गिवन डाटा लिखेंगे, रेंज 800 मीटर है, एंगल थीटा 60 है, हाइट फाइंड करनी है। तो रेंज मैक्सिमम उन्होंने बता दिया है VI स्क्वायर ओवर G फार्मूला, तो यहाँ VI स्क्वायर को सेपरेट कर लेंगे, R मल्टीप्लाई बाय G हो जाएगा। अब R मैक्सिमम कितनी है उन्होंने खुद दे दिया है, 800 है, G से मल्टीप्लाई कराए 9.8 से, तो हमारे पास VI स्क्वायर का आंसर आ गया 7840 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये VI का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है ना, यहाँ स्क्वायर है, तो इसलिए इन दोनों के ऊपर स्क्वायर आया हुआ है। अब हमने ये VI स्क्वायर को ही यूज करना होता है, क्योंकि हाइट के फार्मूले में आता है VI स्क्वायर है। तो VI स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2G, तो VI स्क्वायर की जगह 7840 इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। VI स्क्वायर का आंसर आया हुआ ना 7840, तो ये लिखा रहा है, इसका स्क्वायर लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर स्क्वायर आया हुआ है। और बाद में साइन थीटा इसके ऊपर स्क्वायर ले लें, कैलकुलेटर पे साइन थीटा का स्क्वायर लें, इससे मल्टीप्लाई कराएं, डिवाइड करें, 2 इंटू 9.8 19.6 बनेगा, इस पर डिवाइड करा लें, तो आप खुद देख लेंगे 300 मीटर हाइट आ जाएगी। उसके बाद ये लास्ट एक क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन व्हेन द मैसिव बॉडी कोलाइड विद इलास्टिकली विद लाइटर बॉडी एट रेस्ट। एक लाइटर बॉडी है वो रेस्ट पे है, मैसिव बॉडी आगे उसे इलास्टिक कोल्यूजन करती है, तो उसको क्या होगा। देखिए इलास्टिक कोल्यूजन एक टॉपिक है इन 1 डायमेंशन, उसके एंड पे 4 केस दिए हुए हैं, ये सबसे आखिर वाला केस है।
ये केस है, मैसिव बॉडी है, कोलाइड कर रही है लाइटर बॉडी, और लाइटर बॉडी रेस्ट पे है, इसलिए V2 उसकी जीरो लेनी है। ठीक है, यहाँ बुक पे ये सॉल्व कोई नहीं किया हुआ, ये मैंने आपको सॉल्व कराया भी थे ड्यूरिंग लेक्चर केस, आपने उस तरह ही सॉल्व करना जैसे मैंने करवाया है। ये देखिए, इसमें V1 डैश निकालना है, V1 डैश का फार्मूला M1 माइनस M2, M2 की जगह हमने जीरो ले लेना क्योंकि M2 छोटा है ना, उसको अप्रोक्सीमेटली जीरो किया हुआ है हमने, इसको सॉल्व करवा लेंगे यूं। ठीक है, यहाँ 2m2 V2 होता है ना, 2m2 भी जीरो है, V2 भी जीरो, डिवाइड बाई M1 प्लस M2 की जगह जीरो, इसको हम सॉल्व करवाएंगे, ये तो सारा जीरो हो जाएगा, तो M1 ओवर M1 ये कट जाएगा, तो हमारे पास V1 डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, V1 डैश V1 आ गया। इस तरह आप V2 डैश निकालेंगे, 2m1 V1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 की जगह जीरो डाल दिया, बाकी यहाँ M2 माइनस M1 है, जीरो माइनस M1 हो जाएगा, तो M1 प्लस M2 होता है, तो M2 जीरो है, मल्टीप्लाई बाई V2 वो भी जीरो, तो ये सारा फैक्टर जीरो हो जाएगा, और यहाँ M1 से M1 कैंसिल, तो V2 डैश इज इक्वल टू 2V1 आ जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट क्या होगा, आफ्टर क्लूजन M1 विल मूव विद सेम वेलोसिटी, M1 तो अपनी उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा जो कि हैवी ऑब्जेक्ट है, लेकिन M2 जो है ना उसकी वेलोसिटी डबल हो जाएगी M1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन ये आपके कंप्लीट हो गया, अगर आपने सही लिखे हुए हैं तो अब आप देख लें आपके कितने नंबर बने। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल रह गया। स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये पेपर में आया लॉन्ग क्वेश्चन, तो इसको आपने क्या क्या लिखना था, क्या क्या रिक्वायरमेंट पूरी करनी थी 5 नंबर पूरे लेने के लिए। नंबर 1 पे स्टेटमेंट अगर लिखी है तो 1 नंबर कंफर्म, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, ये लिखी हुई है तो ओके, 1 नंबर कंफर्म। उसके बाद आइसोलेटेड सिस्टम क्या है उसके बारे में बता दें, एग्जांपल दे दें आइसोलेटेड सिस्टम की। उसके बाद थोड़ी सी थ्योरी लिखें, इस थ्योरी लिखने का 1 नंबर है। कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्मूथ हार्ड इंटरेक्टिंग बॉल्स ऑफ मास M1 एंड M2 मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी V1 एंड V2। ठीक है, both balls collide after collision their velocities are V1 dash and M2 moves with the velocity V2 dash in the same direction, ये लिखने का 1 नंबर है। 2 नंबर है। ठीक है, और ये डायग्राम मस्ट है, डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, डायग्राम पेपर में ये लाजमी बनी होनी चाहिए। बाकी 2 नंबर इस डेरिवेशन के हैं, ये डेरिवेशन करने के। अब ये डेरिवेशन आप ऐसे कर लें जैसे मैंने की हुई है या किसी गाइड से आपने की हुई है, वो कोई बात नहीं, डेरिवेशन ठीक हो, डिराइव करके एंड पे ये रिजल्ट अगर बिल्कुल ठीक स्टेप क्लियर किए हुए हैं ना, M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश, ये अगर किया हुआ है तो आपके वो 2 नंबर भी पूरे हो गए। बाकी पूरे जो पहले 3 तो हो चुके थे ना, एक डेफिनेशन लिखने का आइसोलेटेड सिस्टम की, और वो दूसरा स्टेटमेंट लिखने का, और 1 नंबर थ्योरी लिखने का, बाकी एक डायग्राम का, 2 डेरिवेशन के, 5 नंबर पूरे हो गए। ठीक है, रिजल्ट एंड पे लिख दिया करें, एक अच्छा इंपैक्ट है, अगर लिख दें तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, इसका नंबर नहीं काटना आपने। बाकी अब रह गया सिर्फ न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल आया हुआ है, 20 ग्राम कोई बॉल है, हिट करती है एक स्क्वैश वॉल ऑफ अ स्क्वैश कोर्ट विद फोर्स ऑफ 15 न्यूटन, टाइम ऑफ इम्पैक्ट उन्होंने दे दिया 0.5 सेकंड है, इम्पल्स हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हेडिंग लगा लें, गिवन डाटा लिख लें आप। ठीक है, ये गिवन डाटा लिखेंगे, अगर आपने ये लिखा हुआ है तो 1 नंबर, सिर्फ इतना लिखने का भी 1 नंबर होता है। ठीक है, गिवन डाटा बिल्कुल करेक्ट है, अगर फार्मूला अगर लगा हुआ है आई इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी, इम्पल्स का फार्मूला 1 नंबर इसका है। ठीक है, और बाकी जो है नंबर होते हैं आंसर फार्मूले में वैल्यूज पुट करा के आंसर निकालने के। ठीक है, अगर आंसर करेक्ट है तो उसका भी 1 नंबर है। तो अब आपको एफ कितना दिया हुआ है, 50 है, टाइम कितना दिया हुआ है, 0.50 है। ठीक है, यहाँ तक करने के आपके 3 नंबर हो चुके हैं। ठीक है, अब अगर इसको आप मल्टीप्लाई करा के सही आंसर निकाल लेते हैं तो फिर आपको पूरे 4 नंबर मिल जाते हैं बोर्ड में। ठीक है, अब चूंकि यहाँ तो 5 नंबर का न्यूमेरिकल है तो इसलिए आप 5 लगा लें अगर आपका ऐसे ही हुआ हुआ है तो लें जी, हमने सारा सॉल्व कर लिया पेपर। टेस्ट नंबर 2 यूनिट 2 हमारा हो गया, सॉल्व भी हो गया। अब आपने बताने हैं कि आपके नंबर कितने आए हैं, तो कमेंट आने चाहिए, कमेंट में नंबर मुझे बताने हैं आपने। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टेस्ट सेशन का हिस्सा बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।